बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवीला। उसने में से आज भी रौरेमन ले हम खास जानकारी लेके आई। मैं कि जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% तक अनुदान। इस समय गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल में नमी बनाए रखना है आवश्यक। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही कारगर साधन है। राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार योग्य किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए एक योजना के तहत 90% तक अनुदान देती है। किसान भाइयों, जिस प्रकार गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हमें अपने खेतों में उचित कृषि कार्य भी करने होंगे। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, समय आ गया है गर्मा फसलों के लगाने का। इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं, निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें, लत्तर की जड़ के आसपास अच्छी तरह से निकाई करें। साथ ही मेलाथियान 50 EC दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टिलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रौरमन के बढ़िया जानकारी देवत ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरेमन के फिर से स्वागत है।
तो चलू हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और आज कर जो जानकारी है ये जानकारी हम लेकर है कि महिला मन जो हैं आज कर वो पुरुष मन से कहीं भी पीछे न खाएं, पुरुष मन से आगे बढ़ चढ़ के काम करत हैं। तो इसने में से आज कर जो महिला है किरण देवी ये आधुनिक खेती करके और अपन आमदनी के बढ़ात हैं। तो चलो हमरे किरण देवी से मिला थी और इनकर से जानकारी लेवा थी। ग्रामीण महिलाओं को खेती कार्य में नई तकनीकों के साथ जोड़ने का काम लगातार जारी है। आज महिलाओं को समूह में ट्रेनिंग देकर उन्हें दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे खेती के कार्यों में उन्नति कर सके, वे सशक्त बन सके, स्वावलंबी बन सके। सरकार का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खेती कार्य को अपनाएं, क्योंकि जब महिलाएं खेती कार्य से जुड़ेगी तो देश विकास के पथ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। सफल महिला किसान के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली ऐसी एक महिला है गोड्डा जिले के पुड़ैहाट गांव की रहने वाली किरण देवी, जिन्होंने खेती की नई तकनीकों को अपनाकर आज बेहतर ढंग से खेती कार्य करने का काम किया है। एक तरफ जहां किरण जी बेहतर खेती कार्य कर रही हैं, वहीं कृषि की नई और उच्च तकनीक को जानने और समझने के लिए ये इजराइल तक का दौरा कर चुकी हैं। आज हम आ पहुँचे हैं गोड्डा जिला के पुड़ैहाट प्रखंड के बलियाकीता गांव में और किरण देवी नाम की एक ऐसी महिला किसान है जिन्होंने अपने हुनर के बल पर कुछ अलग करने की सोच रखी है। वो सरकारी सहायता से इजराइल गई और वहाँ के तकनीक को सीखकर वो खेती कर रही है। तो आइए उन्होंने इजराइल से क्या सीखा और किस तरीके से खेती कर रही हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम किरण जी से जानते हैं। भारत में और इजराइल की तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वहाँ जो तकनीकी है अलग तरीके की है। जो पथरीले में जो है ज़मीन में है उसमें भी मतलब खेती होता है, लेकिन हमारा यहाँ तो पथरीला है नहीं जो हम माने बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को है कि व्यवस्था की कमी होता है जो हमारे भारत में नहीं है, और वहाँ तो व्यवस्था बहुत अधिक है जो कि खेती अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं कर पाता है। किसी को ग्रामीण में उतना बहुत जानकारी नहीं है। जी आपने बताया कि इजराइल में जो कृषि कार्य होता है वो पथरीले ज़मीन में भी होता है। हाँ, पथरीले में होता है। जो ग्लेचिंग जो पेपर है उसमें से मतलब पत्थर में भी बिछा के ड्रिप जो है लगाया हुआ है उसमें भी बिछा दिया है, और उसी में जो है क्या बोलते हैं वो जो नारियल वाला जो कोकोपीट होता है उसको लगाया हुआ है, और उसी में मतलब ड्रिप लगा के और उसी में मतलब खेती करता है। हम जानते हैं कि सिंचाई के कम साधन के बावजूद खेती के क्षेत्र में इजराइल ने एक मिसाल के तौर पर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। पूरी दुनिया आज इजराइल से खेती की तकनीकों को सीख रही है। हमारे देश में भी किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए उन्हें इजराइल दौरे पर भेजा जाता रहा है ताकि वे वहाँ नई तकनीकों को सीख कर अपने देश में उसे अमल में लाए। खेती तो बहुत पहले से ही खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले से खेती करने से मतलब सारा तकनीकी की कमी होने के कारण हम लोग उतना मतलब कर नहीं पाए, और अभी तक तो हो नहीं पाया है। लेकिन अब हौसला बढ़ा कि मतलब कुछ करे और इससे कुछ हो सकता है। अब हौसला है कि कर लेंगे, मन में कुछ ठान रखें कि कुछ अलग करना है। हाँ, अलग करना है। और गांव में भी करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग अगर खेती करेंगे तो हम लोग को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चा बुतरू जो भी है, भाई है, उन लोगों को कहीं बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हम अगर खेती करेंगे तो अच्छी ढंग से कर लेंगे तो इससे हम मुनाफा हो सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये तो खेती की बात आपने बताया। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, जब आप इजराइल नहीं गई थी उस समय आपके घर की स्थिति कैसी थी? उस समय की स्थिति तो बहुत ख़राब ही थी, काहे कि मतलब पहले जो होता था कि आमदनी बहुत कम थी। उसमें हम लोग को मान लीजिए एक चीज़ पूरा करते थे तो दूसरा चीज़ घट जाता था। और इसके बाद पहले है कि हम समूह में जब आए तो समूह में देख के मेरा JSLPS से तकनीकी का ज्ञान भी मिला, जो कि हम लोग ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, जो उससे हम लोग को मतलब सारा चीज़ बताया जाता है कि इस तरह से आप करेंगे तो आपका मतलब क्या है कि जीवन जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। किरण जी ने इजराइल जाकर ड्रिप इरिगेशन विधि को बेहतर तरीके से जाना, साथ ही वहाँ कैसे सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं इस विधि को भी बारीकी से जाना और यहाँ आकर इसकी पूरी जानकारी किसानों तक पहुँचाई और खुद भी अमल में लाया। नतीजा यह हुआ कि किरण आज खेती के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुकी है और सफल किसान के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है।
ड्रिप से मेरा यही फ़ायदा होता है कि ड्रिप में मेरा कम पानी से खेती हम कर सकते हैं। पहले की तरह हम खेती मतलब होता था तो पहले ज़्यादा पंप सेट वाला मोटा पाइप होता था, उसमें एक बार में पानी पटवन करते थे तो दिन भर का एगो में हो जाता था, फिर दोबारा में नहीं हो पाता था। लेकिन अभी है कि हम सारा अगर पूरा बारी में हम लगा देंगे तो मेरा एक बार में ही पूरा बारी पटवन हो सकता है। और क्या क्या फ़ायदा है ड्रिप लगाने से? ड्रिप लगाने से मेरा लेबर की भी फ़ायदा कम पड़ गया। उसमें से हम अकेले भी कर सकते हैं, उसमें लेबर ज़्यादा लगता था। लेबर नहीं होने के कारण खेती भी नहीं हो पाता था, उसमें लेबर लगाने के लिए ज़रूरी हो जाता था। पटवन करेंगे तो 2-4 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, और अभी तो मेरा 2-4 आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकेले हो जाता है। यूँ तो किरण काफ़ी पहले से खेती बाड़ी कर रही हैं, लेकिन मुनाफा इन्हें अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन जब से इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली तो इनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए। आज इनकी आमदनी पहले से बेहतर हुई है, परिवार का पोषण अच्छे से हो रहा है और किरण जी सफल किसान के रूप में अपने क्षेत्र में जानी जाती है। इजराइल से लौटने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, साथ साथ हमको भी बदलने का मौका मिला है। उनके कथनानुसार जो कि उसने इजराइल में देखी उस तकनीक को हमने बात से बताई तो मैं 50% तो समझ पाया। तो वो समझ पाया कि वहाँ की जो ज़मीन, वहाँ तो इस तरह की कंकड़ीली पथरीली ज़मीन है, और वहाँ जहाँ पर वो खेती करते हैं तो वहाँ पे पॉली हाउस बना हुआ है। उस पॉली हाउस में बोली कि जो कैरेट होता है उस तरह से सजा हुआ है, उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, सब ऑटो सिस्टम है। सरकार के द्वारा कई योजनाएं गांव के किसानों के लिए लागू की गई है, जिसका लाभ कोई भी किसान भाई उठा सकता है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जब से मैं जानता हूँ किरण दीदी को, तब से मैं ये बता सकता हूँ कि जब से ये दीदी ये एसएचजी से जुड़ी हैं, एसएचजी से जुड़ने के बाद इनका अनुभव मेरे साथ बहुत बार इनके अपने बताई हैं। और जहाँ तक मुझे पता है अभी की आर्थिक स्थिति पहले की आर्थिक स्थिति से बहुत ही अच्छी हुई है। और आज दीदी जो हमारी हैं ये CLF की अध्यक्ष भी है, हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन की अध्यक्ष भी हैं। और आज अपने CLF स्तर पे ही नहीं, हमारे प्रखंड स्तर पे भी दीदी का नाम है, क्योंकि ये इजराइल से तकनीकी सीख के आई हैं और बहुत सारी तकनीकी वो अपनी इस ज़मीन के साथ SHG की महिलाओं के साथ भी अपना साझा करती हैं। तो किसान भाई बहन मन, ये जानकारी कैसे लग रहा मन के? अब दूसरा जानकारी चाहिए तो अपन कार्यक्रम के तो आगे बढ़ाए के है, तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और दूसरा जानकारी को और बढ़ा थी। और दूसरा जानकारी जो है ये बहुत ज़ोरदार है, बहुत ज़बरदस्त है कि गर्मी कर मौसम में तसर पौध कर देखभाल कैसे करब भाई, तो ज़रूरी है। तो चलो हमरे सीधे चला थी हमारे का जो विशेषज्ञ हैं JP पांडे, और उनकर से सीधा जानकारी लेवा थी। आज हम पहुंच चुके हैं तसर इंस्टीट्यूट में, जहां हम डॉक्टर जयप्रकाश से जानेंगे कि किस तरीके से तसर के पौधों की देखभाल की जाए। सर, किस तरीके से तसर के पौधों की देखभाल की जाए, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम आ चुके हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि तसर के कुल मिलाकर के 3 प्रमुख खाद्य पौधे हैं, एक अर्जुन, आसन और साल है। तो जहाँ पे किसान भाइयों को गर्मी के दिनों में तसर का कीट पालन करना है, उसमें सबसे पहले है कि प्रक्षेत्र की साफ़ सफाई का कार्य जो है वह प्रमुखता से प्रारंभ कर दें, और पौधों के 1 फीट की गहराई में उसके पौधे की जहाँ जड़ है वहाँ पे खुदाई का काम कर दें, जिससे पेस्ट प्रीडेटर्स जो है उसमें पौधों में नहीं लगेंगे। दूसरा क्या है कि जो ऐसे ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव अगर वो कर देते हैं तो वहाँ पे जो बहुत रोगाणु है उनकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब रही बात पौधों की देखभाल की, तो पौधों के देखभाल में क्या होता है कि अभी आप जैसे जानते हैं किसान भाइयों, बसंत का मौसम आ रहा है। इस मौसम में पौधों की नई पत्तियां, सूखी पत्तियां निकल रही हैं और नई पत्तियां सूखी पत्तियां गिर रही हैं और नई पत्तियां निकल रही हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियां, सूखी पत्तियां आपके प्रक्षेत्र में हैं, उनको इकट्ठा करके आप एक कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं, जहां पे वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा है कि नई पत्तियों के आने से पहले आप 2 तरह का कीट पालन होता है, एक चाकी कीट पालन होता है, दूसरा उत्तरावस्था कीट पालन होता है। तो चाकी कीट पालन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3 फीट की ऊंचाई पे पौधों की कटाई छटाई आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो पत्तियां आएंगी काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की होंगी और उससे आप आसानी से चाकी कीट पालन कर सकते हैं।
दूसरा बिंदु है कि अगर आप उत्तरावस्था कीट पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको प्रक्षेत्र की तैयारी करना है और पौधों को 5 फीट की ऊंचाई से उनकी प्रूनिंग पोलाइडिंग का काम अगर आप करते हैं तो क्या होगा कि नई पत्तियां जो आएंगी वो काफ़ी कोमल और अच्छे क्वालिटी की होंगी और इससे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा तसर रेशम का उत्पादन होगा। सर, अगर पौधे की बात की जाए तो कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा तसर के लिए, कौन सा किस्म ज़्यादा बेहतर रहेगा? पौधों में 2 तरह के पौधे इस समय पे ज़्यादातर जो इकोनॉमिक प्लांटेशन किए जाते हैं उसमें अर्जुन और आसन का पौधा है। अर्जुन के पौधे में सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या है कि यह आसानी से इसको लगाया जा सकता है और आसानी से इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो अर्जुन के पौधों में जो चाकी कीट पालन है वह काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि चाकी कीट पालन के दौरान हमको देख रेख की ज़रूरत होती है और वहाँ छोटे कीट प्रायः बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ जाते हैं और हम अपना कीट पालन जो है भली भांति उसको कर पाते हैं। दूसरा है आसन की पत्ती, वह भी काफ़ी बेहतर पत्ती होती है जिस पे कीट पालन का कार्य हम करते हैं, जो कि यहाँ पे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कीट पालन किया जाता है डाबा इकोरेस का, तसर रेशम कीट के। तो डाबा इकोरेस के लिए आसन की और अर्जुन की दोनों पत्तियाँ काफ़ी उपयुक्त हैं। लेकिन यही है कि हमको उसका गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छी तरह से देख रेख ये करना है कि उस प्रक्षेत्र की साफ़ सफाई हो, नियमित तौर पे वहाँ देखना है कि कोई पेस्ट प्रेडेटर्स उसकी पत्तियों को खाने वाले नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीम एक आता है, नीम केक आता है और नीम केक का लगभग आधा किलो से 1 किलो की मात्रा प्रति पौधे की दर से पौधों के जड़े में इस्तेमाल करें, जिससे वैसे नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा आता है कि नीम का एक तेल आता है, उसका भी छिड़काव पत्तियों पे किया जाता है, जिससे जो है काफ़ी हद तक नुकसान हम कम कर सकते हैं। तीसरा एक है केमिकल विधि है, जिसमें केमिकल में हम रोगर का स्प्रे करते हैं। रोगर के स्प्रे से भी काफ़ी हद तक हमको जो पौधों को नुकसान करने वाली, पत्तियों को नुकसान करने वाले कीट हैं वो कम लगते हैं, जिसमें एक गाल कीट बहुत है, प्रमुख है। तो गाल कीट से अगर हमको राहत मिल जाती है तो हमारी पत्तियां काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन किसान भाइयों को इसी समय गर्मी के महीने में जैसे ही प्रूनिंग के बाद नई पत्तियां आना शुरू होती हैं, यह कार्य प्रारंभ कर देना होगा, जिससे किसान भाइयों को पत्तियां बहुत अच्छी मिलेंगी और उन पत्तियों पर जब रेशम का कीट पालन जुलाई के महीने में प्रारंभ किया जाएगा तो उनको काफ़ी अच्छी आय होगी और किसानों को भाइयों को अच्छा मुनाफा होगा। सर, अगर और बेहतर पैदावार के लिए और बेहतर और बढ़ाने के लिए, स्टैब्लिश के लिए और क्या कुछ किया जाए? किसान भाइयों, अगर आप तसर खाद्य पौधों का मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जैसा रहेगा खाना उसी तरह से उस कीट का तसर का उत्पादन भी होगा, रेशम का उत्पादन भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रति पौधों की दर से 4 किलो गोबर, 3 से 4 किलो गोबर की खाद कर सकते हैं, या हम वर्मी कंपोस्ट जो आपको बताए पत्तियों से मिला करके एक वर्मी कंपोस्ट बनाने का, तो कंपोस्ट का भी आप 2 किलो प्रति पौधों की दर से दे सकते हैं। तो क्या होगा, पौधे में काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन उसको पौधे को मिलेगा, उससे उसकी पत्तियां अच्छी होंगी और उन पत्तियों को खा करके जब रेशम कीट की कोकून बनाएगा तो वह कोकून काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का होगा और किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो किसान भाई वैज्ञानिक विधि से तसर का कीट पालन करते हैं, उनको जो है 25 से 30 दिन शुरू के अगर तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो उसके बाद कोकून हार्वेस्ट जब होता है तो समझिए कि लगभग 40 से 45 दिनों में कुल मिला करके उनको इस तसर के कीट पालन से 35 से 40 हज़ार रुपये की आय हो जाती है। सर, जैसे कि गर्मी का मौसम आ चुका है, इस मौसम में ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है ऐसे तो और भी अच्छी पैदावार के लिए और क्या देखभाल करनी आवश्यक है? देखभाल में किसान भाइयों से बस यही है कि जो कीट पालन प्रक्षेत्र है, पहला तो चाकी बागान की तैयारी वो इस समय पे पूरी सही तरीके से कर लें, अपने कीट पालन प्रक्षेत्र का डिसइंफेक्शन कर लें। अगर कहीं पे पेस्ट प्रेडेटर्स का और ये आंट्स का या दीमक का माद है उसको हटाएं। ब्लीचिंग पाउडर चूना का भी छिड़काव एक बार कर दें, जिससे रेयरिंग के बाद जो रोगाणु है वो नहीं रहेंगे, और प्रति पौधों की दर से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर दें, जिससे उनके पौधों में काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और उनका वृद्धि अच्छी होगी। तो यही मुख्यतः देखभाल जो है गर्मी के दिनों में किसान भाइयों को करनी होती है। लेकिन अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो क्या सुविधा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों के लिए हमारे संस्थान में तसर रेशम कीट पालन
और कैसे पौधे तैयार करते हैं, क्या क्या देखभाल के लिए कौन कौन से बिंदु जरूरी हैं, इसका एक गहन प्रशिक्षण हमारे संस्थान में प्रदान किया जाता है। और यही नहीं, हमारे झारखंड राज्य में राज्य सरकार के माध्यम से कई स्थानों पे पायलट प्रोजेक्ट सेंटर्स हैं। अगर किसान भाइयों के आसपास ऐसे पायलट प्रोजेक्ट सेंटर उपलब्ध हैं जो उनके घर के पास हैं, तो वहाँ पे तसर रेशम कीट पालन है और इस समय कौन सी गतिविधियों पे ध्यान रखना है, इसका एक विस्तृत प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाता है और किसान भाइयों प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वहाँ में चलते और क्या बताना चाहेंगे? तो किसान भाइयों, हमारा संदेश यही है कि जहाँ पे भी आपका तसर कीट पालन करना है जुलाई के महीने में, उसकी तैयारी में कोई कोर कसर न छोड़ें और अभी से यह कार्य शुरू कर दें। और वर्तमान में जो समय चल रहा है यह है कि सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने का, जिससे आप एक अच्छे क्वालिटी का कंपोस्ट बना सकें। तो कंपोस्ट के लिए पत्तियों का संग्रहण आप कर लें और पौधों की कटाई छटाई का काम किसी भी सूरत में मार्च अप्रैल माह तक पूरा कर लें, जिससे आपको जो पत्तियां आएंगी वो बहुत गुणवत्तापूर्ण होंगी और आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाई बहन रौरे में बताओ कि दुयो जानकारी रौरे कैसे लागलक? भाई बेस जानकारी है नहीं, तो कहे कर मतलब है कि अगर ऐसा जानकारी को रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखना है। पिन कोड संख्या है 834001। किसान भाई बहन मन रौरमन के और जानकारी देव के है कि अगर रौरमन के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, अगर छूट गया तो परेशानी कर बात न है। रौरमन अपन मोबाइल में जाके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरमन इजाज़त देव मकील एहे दिना और एहे बेरा दूसर जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त देव। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।